हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान विषय का क्लास 8th का 10th चैप्टर, जिसमें हम ध्वनि के बारे में जानेंगे कि ध्वनि क्या होती है, क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में हैं, सारी आप लोगों को बताने वाला हूं। वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या अगर आप 8th क्लास के स्टूडेंट हैं तो दोनों के लिए ही ये फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए ध्वनि के बारे में जान लेते हैं कि आखिर में ध्वनि क्या होती है। ठीक है, चलो। हर चीज़ को यहाँ पर अपने दिमाग में एक इमेजन मतलब पूरा थीम बनाइएगा दिमाग में कि आखिर में चलता क्या है। अगर यहाँ पर आप लोगों को दिखता है कि खटखटाने की आवाज़, घंटी की आवाज़, तो आप लोगों के दिमाग में आनी चाहिए, तब जाके आप लोगों को क्लियर हो पाएगी चीज़ें और बहुत टाइम तक आप लोग जो है याद रख पाएंगे। देखो, अपने विद्यालय में आपको कैसे ज्ञात होता है कि कालांश या पीरियड समाप्त हो गया है। दरवाजे की घंटी की ध्वनि अथवा खटखटाने, दस्तक की आवाज़ सुनकर आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपके दरवाजे पर कोई आया है। प्राय पदचाप सुनकर ही आप जान लेते हैं कि कोई आपकी ओर आ रहा है। ठीक है, बहुत सारी बार होता है ना कि आपको लगता है, आप चलते रहते हैं, फिर आपको एकदम से ऐसा लगता है कि आपके पीछे कोई कोई आ रहा है। ठीक है, ऐसा होता रहता है। तो वो क्यों होता है? आपको कुछ ना कुछ आवाज़ तो सुनाई दे रही है, ध्वनि सुनाई दे रही है, इसी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, चलिए। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। इस खेल में एक खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और उसे अन्य खिलाड़ियों को पकड़ना होता है। आंखों पर पट्टी बंधे होने पर भी उस खिलाड़ी को कैसे पता चल जाता है कि उसके सबसे समीप कोई खिलाड़ी है? ठीक है, कैसे पता चलता है इस बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, पूरी चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ देखो, ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे से संपर्क करने में यह हमारी सहायता करती है। अपने चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती है। अपने आसपास सुनाई देने वाली ध्वनियों की एक सूची आपको बनानी है। अपने विद्यालय के संगीत कक्ष में आप बांसुरी, तबला, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ सुनते हैं। अभी चित्र दिखाऊंगा, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुँचती है, ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं, कुछ ध्वनियाँ दूसरों की अपेक्षा प्रबल क्यों होती है। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर आपने नहीं देखा है या देख लिया है तो ध्यान से आप लोग समझेंगे। ये जो पेटी टाइप में पड़ा हुआ है हारमोनियम होता है। ये जो यहाँ पर एक लगा हुआ है तंदूरा टाइप में, ये सितार होता है। ये नीचे है जो बांसुरी है और ऊपर की तरफ आपको ये ढोलक टाइप दिख रहे हैं, ये है तबला। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखो, ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। कंपित वस्तुएं यानी कि जो थोड़ी वाइब्रेट टाइप में होती है। विद्यालय की घंटी को जब बज न रही हो, छूकर देखिए आप कैसा अनुभव करते हैं। जब वह ध्वनि उत्पन्न कर रही होती है तो पुनः उसे छूकर देखिए, क्या आप इसे कंपित होता हुआ अनुभव कर सकते हैं? थोड़ी सी उसमें जो है वाइब्रेशन होती है ना। देखिएगा, क्रियाकलाप 10.1, धातु की एक प्लेट अथवा एक कढ़ाई लीजिए। इसे किसी सुविधाजनक स्थान पर इस प्रकार लटकाइए कि यह किसी दीवार को न छुए। अब इस पर किसी छड़ी से चोट मारिए, क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई देती है? प्लेट अथवा कढ़ाई को धीमे से अपनी उंगली से छूकर देखिए, क्या आप कंपनों को अनुभव करते हैं? ठीक है, यहाँ पर इस टाइप से आपको लटका देना है। कर सकते हो आप घर पे भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपको थोड़ा आइडिया लेना है तो। ठीक है ना, चलो। प्लेट पर फिर से छड़ी से चोट मारिए। चोट मारने के तुरंत बाद इसे अपने हाथों से कसकर पकड़ लीजिए। क्या आप अब भी ध्वनि सुन पाते हैं? जब प्लेट ध्वनि उत्पन्न करना बंद कर दे तब इसे फिर से छूकर देखिए, क्या अब आप कंपनों का अनुभव कर सकते हैं? देखिएगा, आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर इस टाइप से देखो, क्रियाकलाप 10.2 दिखा रहा है। इसमें लिखा हुआ है कि रबड़ का एक छल्ला लीजिए, जैसे कि इस बालक ने लिया रबड़ का एक छल्ला। चित्र 10.3 में दिखाए अनुसार एक पेंसिल बॉक्स पर चढ़ाइए। बॉक्स तथा तानित रबड़ के बीच में दो पेंसिल लगाइए। अब रबड़ के छल्ले को लगभग बीच में से खींचकर छोड़ दीजिए। क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई देती है? क्या रबड़ का छल्ला कंपन करता है? ये देखो, बिल्कुल करेगा। रबड़ के छल्ले को कर्षित करना। कक्षा 7 में आप अध्ययन कर चुके हैं कि किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं हम? कंपन। कंपन को इंग्लिश में कहते हैं वाइब्रेट। ठीक है,
जब कसकर तनित एक रबड़ के छल्ले को कर्षित प्लग करते हैं या बीच से खींचकर छोड़ते हैं तो यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि भी बंद हो जाती है। क्रियाकलाप 10.3 देखिएगा। देखो, धातु की एक थाली लेनी है, इसमें कुछ जल डालना है, एक चम्मच से इसके किनारे पर आघात कीजिए यानी कि चोट मारिए। क्या आप ध्वनि सुन पाते हैं? थाली पर पुनः आघात यानी कि चोट मारिए, तब इसे छूकर देखिए। क्या आप थाली का कंपित होता अनुभव करते हैं? थाली पर पुनः आघात कीजिए, जल की सतह को देखिए। क्या आप वहां पर कोई तरंगे देख पाते हैं? अब थाली को पकड़िए। आप जल की सतह पर क्या परिवर्तन देखते हैं? क्या आप इस परिवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं? क्या इससे वस्तु के कंपनों को ध्वनि के साथ जोड़ने का कोई संकेत मिलता है? ठीक है, तो आगे चलते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं। देखो, यहाँ पर अगर आप इस थाली के मार रहे हैं बार बार तो ये वाइब्रेट होती है, आपको फील होगा। इस प्रकार हमने देखा कि कंपायनमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती है। कुछ स्थितियों में से कंपन हमें आसानी से दिखाई दे जाता है, लेकिन अधिकांश स्थितियों में उनका आयाम जो है इतना कम होता है कि हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, तथापि हम इन कंपनों को अनुभव कर सकते हैं। क्रियाकलाप 10.4 में यहाँ पर लिखा हुआ है कि नारियल एक खोखला खोल लीजिए और उससे एक वाद्य यंत्र, एक तारा बनाइए। इसे आप किसी मिट्टी के बर्तन से भी बना सकते हैं। इस वाद्य यंत्र को बजाइए और इसके कंपनायन भाग को भी पहचानिए। देखो इस टाइप से ना, इसको कहते हैं एक तारा। ठीक है, पुराने ज़माने में ज़्यादा यूज होता था, अब तो ये चीज़ें धीरे धीरे लॉस्ट होती जा रही है, खोती जा रही है। ठीक है, चलो, सुपरिचित वाद्य यंत्रों की एक सूची बनानी है, उसके कंपनायन भागों को पहचानना है। कुछ उदाहरण सारणी 10.1 में भी दिए गए हैं। शेष सारणी को आप लोग जो है पूरा कर सकते हैं। ये देखो इस टाइप से, है ना। ये वाद्य यंत्र लिखा हुआ है, वीणा, तानी डोरी होती है, तार होता है उसमें बजने वाला या कंपन करने वाला भाग, तबला में जो है तानी जिल्ली होती है। इसी टाइप से आप लोग चीज़ें लिखकर जो है सारणी को कंप्लीट कर सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, संभवतः आपने मजीरा जब पुराने टाइम में जब सत्संग वत्संग होते थे तब बजाते थे, अभी भी बजाते हैं, आप देख सकते हैं तो देख लीजिएगा। झांझ, घटम, नूट, मिट्टी के बर्तन तथा करताल देखे होंगे। ये वाद्य यंत्र सामान्यतः हमारे देश के अनेक भागों में बजाए जाते हैं। इन वाद्य यंत्रों को केवल पीटा या आघात किया जाता है। क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य वाद्य यंत्रों के नाम बता सकते हैं? आप भी एक वाद्य यंत्र बना सकते हैं। ये देखो इस टाइप से मजीरा आपको दिखेगा, ये है मजीरा। ठीक है ना, ये मजीरा है। कुछ वाद्य यंत्रों के यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे क्रियाकलाप 10.5। धातु के 6-8 कटोरे या गिलास लीजिए, इन्हें एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रमशः जल के बढ़ते स्तर तक भरिए। अब एक पेंसिल लेकर कटोरों पर धीमे से एक के बाद एक आघात कीजिए। आप एक सुखद ध्वनि सुनेंगे। यह आपका जल तरंग होता है। ठीक है, ये देखो इस टाइप से जल तरंग सुनेंगे आप लोग। जब हम किसी वाद्य यंत्र जैसे सितार के तार को कर्षित करते हैं तो हमें केवल तार की ही ध्वनि सुनाई नहीं देती, वास्तव में संपूर्ण यंत्र कंपन करता है और इस पूरे यंत्र के कंपन से उत्पन्न ध्वनि को हम सुनते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी मृदगम की झिल्ली पर आघात करते हैं तो हम केवल झिल्ली की आवाज़ ही नहीं सुनते, बल्कि संपूर्ण यंत्र की आवाज़ भी सुनते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आप सेशन को लाइक वाइक किया करो और शेयर भी किया करो। ठीक है, चलो यहाँ पर पहेली वापस आ गई है। ये कह रही है कि जब हम बोलते हैं तो क्या हमारे शरीर का कोई भाग कंपित होता है? आगे देखते हैं। मनुष्य मानवों द्वारा उत्पन्न ध्वनि। कुछ समय तक जोर से बोलिए या गाना गाइए, आपको भौरे की तरह गुंजन कीजिए। ठीक है, चित्रानुसार 10.8 अपने हाथ को अपने कंठ पर रखिए। क्या आपको कुछ कंपनों की अनुभव होता है? मानवों में ध्वनि वाक यंत्र अथवा कंठ लायरेक्स जिसको कहते हैं द्वारा उत्पन्न होती है। बिल्कुल होती है, आप खुद महसूस कर लीजिएगा। अपने कंठ पर हाथ लगाओ और बोल के देखो, यहाँ पर वाइब्रेशन होता है। अपनी अंगुलियों को कंठ पर रखिए, कंठों पर नहीं, कंठ एक ही है। ठीक है ना, कंठ पर रखिए तथा एक कठोर उभार को खोजिए जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। शरीर का यह भाग वाक यंत्र कहलाता है। यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। वाक यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक तंतु इस प्रकार तानित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिरी बनी हुई होती है। इस टाइप से देख रहे हो आप। चलिए, जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिल्ली से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती है।
जब वाक् तंतु तने हुए और पतले होते हैं तब वाक् ध्वनि का प्रकार या उनकी गुणता उस वाक् ध्वनि से भिन्न हो जाती है, यानी कि बोलने की जो ध्वनि है वो अलग अलग हो जाती है। जब वाक् तंतु ढीले और मोटे होते हैं तो आइए देखते हैं वाक् तंतु किस प्रकार कार्य करते हैं। क्रियाकलाप 10.6 ध्यान से पढ़ना समझना। समान साइड की रबड़ की दो पट्टियां लीजिए, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर कसकर तानिए। अब इसके बीच के अंतराल दरार में हवा फूंकिए। जब तानित रबड़ की पट्टियों के बीच से हवा फूंकी जाती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। एक कागज के टुकड़े जिसमें एक पतली झिल्ली बनी हो की सहायता से आप इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं। कागज को अपनी अंगुलियों के बीच चित्र 10.9 बी की पाती पकड़िए। अब झिल्ली के बीच से हवा फूंकिए, ध्वनि सुनिए। हमारे वाक् तंतु भी ठीक इसी प्रकार ध्वनि उत्पन्न करते हैं। देखो इस टाइप से दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो एक पीले से बॉक्स में आपको देखने को मिल रहा है, बहुत काम की चीज़ है, ध्यान से देखना। पुरुषों के वाक् तंतुओं की लंबाई लगभग 20 mm होती है, महिलाओं में इसकी लंबाई लगभग 15 mm होती है। बच्चों के वाक् तंतु बहुत छोटे होते हैं, यही कारण है कि पुरुषों, महिलाओं, बच्चों की वाक् ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती है। अब हम पढ़ रहे हैं ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जब आप कुछ दूरी पर खड़ी अपनी सहेली को पुकारती हैं तो आपकी सहेली आपकी आवाज़ को सुन पाती है, इसके पास तक आपकी ध्वनि कैसे पहुंचती है। क्रियाकलाप 10.7 जो है ध्यान से देखना। धातु अथवा कांच का एक गिलास लेना है, सुनिश्चित कीजिए यह सूखा हो। इसमें एक सेल फोन रखिए, याद रखिए कि सेल फोन पानी में न रखा जाए। अपने किसी मित्र से इस सेल फोन पर किसी दूसरे सेल फोन से टेलीफोन करने के लिए कहिए। घंटी की ध्वनि ध्यानपूर्वक सुनिए। अब गिलास के किनारों को अपने हाथों से सटाकर पकड़िए। अब अपने मुंह को हाथों के बीच की खाली जगह पर सटाकर रखिए। देखो इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से आप लोग खुद भी घर से कर सकते हैं। अगला यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो अपने मित्र को फिर से टेलीफोन करने के लिए संकेत दीजिए। गिलास में से वायु को मुंह द्वारा खींचते हुए घंटी की आवाज़ को सुनिए। क्या गिलास में से वायु बाहर खींचने पर घंटी की ध्वनि धीमी हो जाती है? गिलास को अपने मुंह से हटाइए, क्या ध्वनि फिर से प्रबल हो जाती है? अब देखो, क्या आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? क्या यह संभव है कि गिलास में वायु की मात्रा कम होने और घंटी की प्रबलता कम होने में कोई संबंध है? वास्तव में यदि आप गिलास में से सारी वायु बाहर खींच पाते तो ध्वनि पूरी तरह सुनाई देना बंद हो जाती। इसका कारण यह है कि ध्वनि को संचरण यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में माध्यम चाहिए। जब किसी बर्तन में से वायु पूरी तरह निकाल दी जाती है तो कहा जाता है कि बर्तन में निर्यात है। और ये क्वेश्चन बहुत सारी बार आता है, ध्वनि निर्यात में संचरित नहीं हो सकती। ये बहुत क्वेश्चन आया है, बहुत कंपटीशन एग्जामों में आया है, ठीक है, निर्वात में, ठीक है। क्या ध्वनि द्रवों में संचरित होती है? आइए ज्ञात करते हैं। क्रियाकलाप 10.8 देख लो। एक बाल्टी अथवा स्नान टब लेना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर स्नान टब हमारे घर में है ही नहीं। अब बाल्टी लेके देख लो, ठीक है। इसे स्वच्छ जल से आपको भरना है। एक हाथ में एक छोटी घंटी लीजिए। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इस घंटी को जल में हिलाइए। क्या ध्यान रखना, घंटी बाल्टी या टब की दीवार को न छुए। अपने कान को जल की सतह पर आपको रखना है, ठीक है। इस टाइप से ये बच्चा कर रहा है जिसे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सावधानी पूर्वक रखिए, सतर्क रहें, जल आपके कान में प्रवेश न करें। क्या आप घंटी को ध्वनि सुन पाते हैं? क्या इससे पता चलता है कि ध्वनि का संचरण द्रवों में हो सकता है? आहा, तो व्हेल तथा डॉल्फिन जो मछलियां होती हैं जल के अंदर इसी प्रकार संदेशों का आदान प्रदान कर पाते हैं। आइए ज्ञात करें क्या क्या ध्वनि ठोसों में भी गमन कर सकती है। क्रियाकलाप 10.9 देखिएगा। धातु का एक मीटर स्केल या धातु की एक लंबी छड़ लेनी है। इसके एक सिरे को अपने कान से सटाकर रखना है। अपने मित्र से स्केल के दूसरे सिरे को धीरे से खरोचने खटखटाने को कहिए, ठीक है। तो आपको फील होगा, ऑटोमेटिक होगा। क्या आप खरोचने की ध्वनि सुन पाते हैं? अपने आसपास खड़े हुए मित्रों से पूछिए, क्या वे भी ध्वनि को सुन पाए हैं? आप तो सुन पाएंगे पर मित्र सुन पाए क्लियर ये जरूरी नहीं। आप अपने कान को लकड़ी या धातु की किसी लंबी मेज को एक सिरे पर रखकर तथा अपने मित्र को दूसरे सिरे को खरोचने के लिए कहकर उपरोक्त क्रियाकलाप कर सकते हैं। इस टाइप से देखो, है ना, आवाज़ आएगी भाई, ठीक है। हमने देखा कि ध्वनि लकड़ी या धातु में चल सकती है। वास्तव में ध्वनि किसी भी ठोस में संचरण कर सकती है। आप एक मनोरंजन क्रियाकलाप द्वारा यह दर्शा सकते हैं कि ध्वनि डोरियों में भी चल सकती है। अपने बनाए हुए खिलौनों टेलीफोन को याद कीजिए। क्या आप कह सकते हैं कि ध्वनि डोरियों में भी गमन कर सकती है? बिल्कुल, इस टाइप से आपने किया होगा बचपन में, ठीक है। चलो
अब तक हमने सीखा कि कंपनमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न कर सकती है और यह किसी माध्यम में सभी दिशाओं में संचित हो सकती है। यह माध्यम गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है, ठोस हो सकता है। इस ध्वनि को हम सुन कैसे सकते हैं, अब इस पर बात कर रहे हैं। ठीक है। 10.4 हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं। कान के बाहरी भाग की आकृति की फनल जैसी होती है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली तानी झिल्ली होती है जिसे हम कहते हैं कर्णपटह। ठीक है, एयर ड्रम इसको कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह जानने के लिए कर्णपटह क्या करता है, आइए टीन के डिब्बे के एक कर्णपटह बनाते हैं। क्रियाकलाप 10.10 ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। वीडियो को जब तक शेयर वेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। एक प्लास्टिक अथवा टिन का डिब्बा लेना है। इसके दोनों सिरे आपको काटने हैं। डिब्बे के एक सिरे पर एक रबड़ के गुब्बारे को लगाना है और इसे एक रबड़ के छल्ले में कस देना है। तानित रबड़ के ऊपर सूखे अन्न या थर्माकोल के 4 या 5 दाने रखने हैं। अब अपने मित्र से डिब्बे के खुले सिरे पर हुर्रे हुर्रे बोलने के लिए कहना है। देखिए अन्य के दानों का क्या होता है, उछलने लगते हैं। ठीक है ना, नीचे नहीं आएंगे, उछलने लग जाएंगे और नीचे गिर भी जाएंगे लास्ट में। ठीक है, तो इस टाइप से आपको हरकतें करनी है। चैप्टर समझना है तो करना होगा। कर्णपटह एक तानित रबड़ की शीट के समान होता है। ध्वनि के कंपन कर्णपटह को कंपित करते हैं। कर्णपटह कंपनों को आंतरकर्ण यानी कि इनर ईयर तक भेज देता है। वहां से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि को सुनते हैं। देखो इस टाइप से ये कर्ण की संरचना मतलब कान की संरचना होती है। यहाँ पर आंतरकर्ण होता है या कर्णपटह होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहेली आती है, ये कहती है कि हमें कभी भी अपने कानों में कोई तीखी, नुकीली, कठोर वस्तु नहीं डालनी चाहिए। ये कर्णपटों को क्षति पहुंचाती है जिससे सुनने की क्षति कम हो सकती है। ये कर्णपट आपको यहाँ पर दिख रहा है। अगर इसमें आप कोई नुकीली चीज़ें डालोगे तो ये पर्दा जो है थोड़ा फट जाएगा, दिक्कत आ जाएगी आपको बाद में। तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। अगला देखो, कंपन का आयाम, आवर्तकाल और आवृत्ति। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। इस गति को हम कहते हैं क्या, दोलन गति। आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखो दोलन गति किसे कहते हैं, आसपास जो इधर उधर कंपन करते हैं उसको दोलन गति। अब देखो, प्रति सेकंड होने वाली दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को किस में मापा जाता है, हर्ट्ज में। इसका संकेत क्या होता है, इसको किससे लिखते हैं, h स्मॉल z से। एक हर्ट्ज आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। यदि कोई वस्तु एक सेकंड में 20 दोलन पूरा करती है, 20 बार इधर उधर चक्कर काटती है, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, ये पूछा है। ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु को देखे बगैर भी आप उसकी सुपरिचित ध्वनियों को पहचान सकते हैं। ये कैसे संभव हो पाता है, इसके लिए आवश्यक होता है कि ये ध्वनियाँ भिन्न प्रकार की हो। क्या आपने कभी सोचा कि कौन से कारक इन्हें भिन्न बनाते हैं। आयाम तथा आवृत्ति किसी ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण हैं। कौन कौन से, एक तो आयाम और एक आवृत्ति। क्या हम ध्वनियों में इनके आयाम आवृत्तियों के आधार पर अंतर कर सकते हैं। प्रबलता और तारतत्व की बात करते हैं। क्या होती है प्रबलता, क्या होता है तारतत्व। क्रियाकलाप 10.11 के हिसाब से आपको समझाते हैं। देखो, एक धातु का गिलास और एक चाय का चम्मच लीजिए। चम्मच को धीमे से गिलास के किनारे से टकराइए। उत्पन्न हुई ध्वनि को आपको सुनना है। जोर से आपको आघात करना है, जोर से चोट पहुंचानी है। आपको फिर फील होगा, फिर ध्वनि आएगी। देखो, फिर से उत्पन्न ध्वनि को सुनिए। क्या गिलास पर जोर से आघात करने पर ध्वनि अधिक प्रबल हो जाती है, बिल्कुल। अब गिलास के किनारे को छूते हुए थर्माकोल की एक छोटी सी गेंद लटकाइए। गिलास को कंपित कराइए। देखिए कि गेंद कितनी दूर विस्थापित होती है। गेंद का विस्थापन गिलास के कंपन के आयाम की माप होता है, ध्यान रखेंगे। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि क्या होगी, प्रबल। जब आयाम कम होगा तो ध्वनि भी कम होगी। अब गिलास को पहले धीमे बाद में अधिक बल से आघात करना है। अब दोनों स्थितियों में गिलास के कंपनों के आयामों की तुलना करनी है। किस स्थिति में आयाम जो है अधिक है। देखो, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, याद रखेंगे। उदाहरण के लिए यदि आयाम 2 गुना हो जाता है तो प्रबलता 4 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, जस्ट दुगनी होती है। प्रबलता को डेसिमल यानी कि डीबी इसका प्रतीक है, इसमें मापा जाता है, मात्रक में व्यक्त करते हैं। पर यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, सामान्य श्वास की जो डीबी है डेसिमल है वो 10 डेसिमल है। मंद फुसफुसाहट हो रही है, हंसी खुशी हो रही है तो 30 डीबी होती है। सामान्य बातचीत की 60 डीबी होती है, 60 डेसिमल। ठीक है, डीबी मतलब डेसिमल।
व्यस्त यातायात की 70 डेसिमल, औसत फैक्ट्री की 80 डेसिमल। 80 डेसिमल से अगर अधिक शोर हो रहा है तो वो शोर की कैटेगरी में आएगा और वो कष्टदायक है। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब आयाम छोटा होगा तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। यह ध्यान रखेंगे। किसी बच्चे की ध्वनि की तुलना एक वयस्क से कीजिए, क्या इसमें कुछ अंतर है? चाहे दोनों ध्वनियाँ समान रूप से प्रबल हो फिर भी उसमें कुछ भिन्नता होती है। आइए देखें कि किस प्रकार भिन्न है। मैं चकित हूँ कि मेरी आवाज़ मेरे अध्यापक से भिन्न क्यों है। आवर्ती ध्वनि की क्षीणता तारत्व को निर्धारित करती है। याद रखेंगे, यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कह सकते हैं कि ध्वनि तीखी है। यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कह सकते हैं कि ध्वनि का तारत्व कम है। इस टाइप से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए ढोल मंद आवृत्ति से कंपित होता है, इसलिए कम तारतत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। दूसरी ओर सीटी की आवृत्ति अधिक होती है और इसलिए अधिक तारतत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है। पक्षी उच्च तारतत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है, जबकि शेर की दहाड़ का तारतत्व मंद होता है। तथापि शेर की दहाड़ अत्यधिक प्रबल है, जबकि पक्षी की ध्वनि जो है दुर्बल होती है। आप प्रतिदिन बच्चों और वयस्कों की आवाज़ें सुनते हैं, क्या आप उनकी आवाज़ों में कोई अंतर पाते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि बच्चे की आवाज़ की आवृत्ति वयस्क की आवाज़ की आवृत्ति से अधिक है? सामान्यतः एक महिला की आवाज़ किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्ति की अधिक तीखी होती है। यहाँ देखो श्रव्य और अश्रव्य ध्वनियाँ। हम जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें एक कंपायमान वस्तु की आवश्यकता होती है। क्या हम सभी कंपायमान वस्तुओं को ध्वनियाँ सुन सकते हैं? तथ्य यह है कि लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान सुन नहीं सकता। यह हम कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती, यानी कि सुन नहीं सकते। ऐसी ध्वनियों को अश्रव्य यानी कि सुनी नहीं गई तो अश्रव्य कहते हैं। उधर लगभग 20,000 कंपन प्रति सेकंड यानी कि 20 के मतलब 1000 होता है। हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियाँ भी मानव कान द्वारा संसूचित नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती। अतः मानव कानों के लिए श्रव्य की आवृत्तियां परास लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इसका अर्थ यह है कि हम केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति ध्वनियों को ही सुन सकते हैं। यहाँ पर एक पीला सा बॉक्स रह गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेते हैं। देखो, कुछ जंतु 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनियों को भी नहीं सुन सकते। कुत्तों में ये क्षमता है ना। सॉरी देखो, कुछ जंतु 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनियाँ भी सुन सकते हैं। कुत्तों में ये क्षमता होती है। पुलिसकर्मी उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाली सीटियों का उपयोग करते हैं, जिसे कुत्ते सुन सकते हैं लेकिन मानव नहीं सुन सकते हैं। याद रखना, बहुत सारी बार क्या होता है कि जब हम कोई कुत्ता उत्ता पालते हैं तो जब भी कोई हमारा ही रिलेटिव आता है या हमारे ही पिताजी माताजी बाहर से आती है, बहुत दूर से आते हैं, तब भी कुत्ता उनके पैरों की आवाज़ सुन लेता है, क्योंकि इसमें ये पावर रहती है। जाने माने पराश्रव्य ध्वनि यानी कि अल्ट्रासाउंड उपकरण जो चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं का अनुसंधान या निदान के लिए उपयोग होते हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पर कार्य करते हैं। ठीक है भाई, अगला देखो यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। शोर और संगीत। हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनते हैं। क्या ध्वनि सदैव सुखद होती है? क्या ध्वनि कभी कभी आपको कष्ट पहुँचाती है? कुछ ध्वनियाँ आपको सुखद लगती है जबकि कुछ अच्छी नहीं लगती। मान लीजिए आपके अड़ोस पड़ोस में निर्माण कार्य चल रहा है। क्या निर्माण स्थल से आने वाली ध्वनियाँ सुखद प्रतीत होती है? क्या आपको बसों और ट्रकों के हॉर्न की ध्वनियाँ अच्छी लगती है? इस प्रकार की अप्रिय ध्वनियों को शोर कहते हैं। कक्षा में यदि सभी विद्यार्थी एक साथ बोले तो उत्पन्न होने वाली ध्वनि को क्या कहेंगे? दूसरी ओर आप वाद्य यंत्रों की ध्वनियों का आनंद लेते हैं। सुस्वर ध्वनि वह है जो कानों को सुखद लगती है। हारमोनियम द्वारा उत्पन्न ध्वनि सुस्वर ध्वनि होती है जो प्रिय लगती है। सितार के तार द्वारा उत्पन्न ध्वनि भी सुस्वर ध्वनि कहलाती है। लेकिन यदि संगीत अत्यंत प्रबल हो जाए तब भी ये संगीत रहेगा? देखो, ध्वनि प्रदूषण की बात कर लेते हैं। देखिएगा, आप वायु प्रदूषण के बारे में पहले से जानते हैं। वायु में अवांछनीय गैसों और कणों की उपस्थिति वायु प्रदूषण कहलाती है। इसी प्रकार वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। क्या आप ध्वनि प्रदूषण के कुछ स्रोतों की सूची बना सकते हैं? ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण होते हैं वाहनों की धमनियाँ, विस्फोट जिसमें पटाखों का फटना भी सम्मिलित है, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि। घर में कौन से स्रोत ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? ऊंची आवाज़ में चलाए गए टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर,
रेडियो, रसोई घर के कुछ उपकरण, ये सब चीज़ें, ठीक है। कूलर, वातानुकूल सभी ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। ध्वनि प्रदूषण की क्या हानियाँ होती है, देखो। क्या आप जानते हैं परिवेश में अत्यधिक शोर की उपस्थिति अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है। पहली, अनिद्रा, अति तनाव यानी कि उच्च रक्तचाप, चिंता, अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधित विकार ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति को सुनने की क्षमता अस्थायी या स्थायी रूप से कम हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय। ध्वनि को नियंत्रण करने के लिए हमें ध्वनि के स्रोतों पर नियंत्रण करना होगा। यह कैसे किया जा सकता है, देखो। इसके लिए वायुयानों की इंजनों, यातायात के वाहनों, औद्योगिक मशीनों, घरेलू उपकरणों में स्वसामान्य युक्तियां लगानी चाहिए। आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, देखो। ध्वनि उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित करना चाहिए। ध्वनि उत्पन्न करने वाले उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए। स्वचालित वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए, है ना। टेलीविजन तथा संगीत निकायों की ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए। ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए सड़कों तथा भवनों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि ध्वनि आवासों तक न पहुंच पाए। अब यहाँ पर देखो, स्वर्ण सती से रिलेटेड बात कही गई है, इसको पढ़ लेते हैं। पूर्णतः स्वर्ण सती जो कि विरली ही होती है, प्राय जन्म से होती है, यानी कि जन्म से बहरापन आना, डिसेबिलिटी होना, आंशिक अशक्तता, डिसेबिलिटी सामान्यतः किसी बीमारी, चोट या उम्र के कारण होती है। कठिन स्वर्ण शक्ति वाले बच्चों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चे इंगित भाषा यानी कि संकेत भाषा को सीखकर प्रभावशाली ढंग से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वाक शक्ति स्वर्ण के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। इसलिए स्वर्ण अशक्तता से ग्रस्त बच्चे की वाक शक्ति भी दोषपूर्ण हो सकती है। औद्योगिकी प्रौद्योगिकी युक्तियों ने स्वर्ण क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार को संभव बना दिया है। स्वर्ण क्षतिग्रस्तों के रहन सहन के वातावरण में सुधार लाने के लिए समाज बहुत कुछ कर सकता है। यहाँ पर आपको प्रमुख शब्द दिए गए हैं और साथ में आपने क्या सीखा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पूरे पाठ का सार होता है, इसको पढ़ लेते हैं। ध्वनि कंपन करते हुए वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। मानव वाक तंतुओं के कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। देखो अगला, ध्वनि किसी माध्यम, गैस, द्रव, ठोस में संचलित होती है, यह निर्वात में संचलित नहीं होती। ये जो क्वेश्चन है निर्वात में संचलित नहीं होती, कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कर्णपटह ध्वनि के कंपनों को अनुभव करते हैं और यह इन संकेतों को मस्तिष्क तक भेज देते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं स्वर्ण। स्वर्ण का मतलब होता है सुनना। यदि सेकंड होने वाले दोलनों या कंपनों की संख्या दोलन की आवृत्ति कहलाती है। प्रति सेकंड होने वाली दोलनों कंपनों की संख्या दोलन की आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति को हर्ट्ज यानी कि कैपिटल H स्मॉल z में व्यक्त करते हैं। कंपन का आयाम जितना अधिक होता है ध्वनि उतनी ही तीखी होगी, प्रबल होगी। कंपन की आवृत्ति अधिक होने पर तारतम्य अधिक होता है, ध्वनि अधिक क्षीण होती है। अप्रिय ध्वनियाँ क्या कहलाती है, शोर कहलाती है। अत्यधिक या अवांछनीय ध्वनियाँ ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती है। ध्वनि प्रदूषण जो है मानवों के लिए स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। ध्वनि प्रदूषण को न्यूनतम करने के प्रयास करने चाहिए। ध्वनि के किनारे अन्य स्थानों पर पेड़ लगाने से ध्वनि प्रदूषण कम किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। क्लास 8th के स्टूडेंट तो जरूर करेंगे ही सही, साथ में जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन आप लोगों को कंपटीशन एग्जाम में NCERT की बुकों से देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके पहले के जितने भी चैप्टर हैं जैसे 9, 8, 7 सारी प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं और अपनी बेसिक जो साइंस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।